महाराजा रणजीत सिंह सिखों के पहले महाराजा, शेर पंजाब। इन्होंने फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट की सेना से कुछ ऐसी चीज ली थी जिसने पूरे सिख फौज के इतिहास को बदल दिया। ना तो ये तोपें थी, ना ही बंदूकें थी और ना ही कोई गोला बारूद था। ये कुछ ऐसा था जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था। आज की इस कहानी में हम इसी फैसले को समझेंगे। ये वो फैसला था जिसने खालसा के जज्बे को यूरोपियन ताकत के साथ मिलाया और एक ऐसी फौज पैदा की जिसका खौफ ऐसा था कि अंग्रेज भी कई सालों तक पंजाब की तरफ आंख उठाने से डरते रहे। यह कहानी है उस दांव की जिसने सिर्फ एक आर्मी नहीं बल्कि पूरे भारत के पावर गेम को बदल दिया। ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह साल था 1822। लाहौर के दरबार में खैबर दर्रे के खतरनाक रास्ते को पार करके दो अनजान और खूंखार विदेशी सीधे महाराजा रणजीत सिंह के सामने खड़े थे। इनके चेहरे पर पुरानी जंगों के निशान देखकर लगता था कि इन्होंने कई जंगें लड़ी हैं। दरबार में कानाफूसी होने लगी। किसी ने सवाल किया कि कहीं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर या खुफिया जासूस तो नहीं। लेकिन इस कंफ्यूजन के बीच महाराजा रणजीत सिंह कुछ ऐसा सोच रहे थे जो उनके दरबारियों को नजर नहीं आ रहा था। सतलुज नदी के पार अंग्रेज तेजी से अपना जाल बिछा रहे थे और महाराजा रणजीत सिंह को पता था कि सिखों की पुरानी हिट एंड रन वाली तलवारबाजी इन मॉडर्न ब्रिटिश तोपखानों के सामने ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये दो अजनबी भी कोई मामूली ऑफिसर नहीं थे। ये दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स नेपोलियन बोनापार्ट की ग्रैंड आर्मी के जनरल थे। वो आर्मी जिससे पूरा यूरोप थर थर कांपता था। वाटरलू की जंग में नेपोलियन के हारने के बाद ये दोनों बिना पहचान के दर बदर भटक रहे थे और यहीं से शुरू होता है असली खेल। लेकिन इस फैसले को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 18वीं सदी के बीच में जब मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, तब पंजाब में छोटी छोटी सिख मिसलें या स्टेट उभरने लगे। उस जमाने में सिखों की असली ताकत थी घुड़ चढ़े, यानी नियम कानून ना मानने वाले घुड़सवार। ये लड़ाके छुप कर वार करने में, अचानक हमला बोलने में और बिजली की तेजी से पीछे हटने वाली गुरिल्ला लड़ाई में उस्ताद थे। 1748 से 1767 के बीच जब अफगान लुटेरे अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर खौफनाक हमले किए, तो खुद को बचाने और अपना वजूद बनाए रखने के लिए सिखों की ये हिट एंड रन वाली ट्रिक बहुत काम आई। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ ऐसे ही नहीं चलता। कुछ दिन लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन लंबे समय तक राज करने के लिए एक डिसिप्लिन वाली परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी चाहिए। ये बात महाराजा रणजीत सिंह को तब समझ आई जब उन्होंने अंग्रेजों की एक फौज का सिस्टम देखा। एक घटना ने उनकी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। ब्रिटिश ऑफिसर चार्ल्स मेटकाफ कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ लाहौर आया। उस पर अकाली निहंगों ने हमला किया, लेकिन उन मुट्ठी भर सैनिकों ने बिना घबराए लाइन में खड़े होकर डिसिप्लिन के साथ फायरिंग की और पूरे हमले को रोक दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक डेमो था, एक नई तरह की लड़ाई का। यहीं से महाराजा ने फैसला लिया कि अब सिख सेना को बदलना होगा। उन्हें चाहिए था खालसा का जज्बा, लेकिन यूरोपियन डिसिप्लिन के साथ। और तभी 1822 में वो दो जनरल उनके दरबार में आ पहुंचे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इतिहास का सबसे खतरनाक मिलन था, डिमांड और सप्लाई का। महाराजा ने इन जनरलों को अपनाया और शुरू हुआ सिख आर्मी का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। फौजे खास को खड़ा करना बच्चों का खेल नहीं था। सिख फौज की पुरानी परंपरा में घोड़ों पर बैठकर लड़ना ही शान और रुतबे की निशानी माना जाता था। पैदल सैनिक या इन्फेंट्री का हिस्सा बनकर जमीन पर लड़ना बहुत ही निचले दर्जे का काम माना जाता था। जब इन नए नवेले यूरोपियन जनरलों ने सिख सरदारों को लाइन में लगाकर ड्रिल और मार्चिंग करने को कहा, तो बवाल मचना ही था। मिसल की खुली परंपरा में पले बड़े सरदार इस कमांड और कंट्रोल वाले नए सिस्टम को अपनी आज़ादी और खालसा के बराबरी वाले उसूलों के एकदम खिलाफ मानते थे। कई बड़े सरदारों ने तो इस सख्त डिसिप्लिन को मानने से साफ मना कर दिया। अकाली निहंगों के साथ साथ कुछ और दूसरे पुरानी सोच वाले गुट भी इस नए मिलिट्री तौर तरीकों को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे। वो बाहर से आए यूरोपियन ऑफिसर्स को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और कई बार तो बात हाथापाई और झड़प तक पहुंच जाती थी। लेकिन महाराजा ने खेल बदल दिया। उन्होंने अलग अलग समुदायों को सेना में भर्ती किया। पंजाबी मुसलमानों, गोरखों और अवध के साथ साथ बिहार से आए पूर्वियों को जबरदस्त भर्ती करना शुरू किया गया। फिर सिख सैनिकों की सोच को बदलने के लिए खुद इन्फेंट्री की ड्रिल में उन्होंने हिस्सा लिया। पैदल सैनिकों को दरबार में ज्यादा इज्जत मिलने लगी। धीरे धीरे दरबार की भी सोच में बदलाव आया।
जब सिखों ने देखा कि उनके महाराजा खुद इस चीज को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और इन्फेंट्री में भर्ती होने वाली दूसरी कम्युनिटी के लोगों को दरबार में अच्छा खासा पैसा और रुतबा मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो सोशल बाउंड्री भी टूटने लगी। देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर ये फौज एक ऐसी सॉलिड और मिक्स पावर बन गई जिसमें हर धर्म और इलाके के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस कॉस्मोपॉलिटन माहौल में यूरोपियन ऑफिसर्स, जिन्हें आम लोग फिरंगी कहकर बुलाते थे, उनका रोल बहुत अहम रहा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिख सेना में करीब 62 यूरोपियन ऑफिसर्स ने काम किया था। इनमें फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, रशिया, ग्रीस और यहाँ तक कि अमेरिका के भी कुछ लोग शामिल थे। इनमें सबसे बड़ी तादाद हालांकि फ्रांसीसियों की थी। जीन फ्रांसवा अलार्ड ने रेगुलर घुड़सवार सेना की कमान अपने हाथ में ली और उसमें फ्रांसीसी ड्रिल के तरीके शामिल किए। वहीं जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा ने पैदल सेना यानी इन्फेंट्री का पूरा नया ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच असली गेम चेंजर था तोपखाना। 1827 में क्लॉड ऑगस्टे कोर्ट और पाउलो एविटेबल लाहौर दरबार पहुंचे। क्लॉड ऑगस्टे फ्रांस की नामी मिलिट्री एकेडमी के पढ़े हुए थे। जनरल कोर्ट के डायरेक्शन में तोपखाना खास को एक साइंटिफिक तरीके से दोबारा सेट किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि लाहौर में जो नई फाउंड्री और लोहे के कारखाने लगाने का पूरा काम था, वो सिर्फ और सिर्फ इन विदेशियों के हाथ में नहीं था। इसमें सिख एम्पायर के अपने शानदार साइंटिस्ट और इंजीनियर लहना सिंह मजीठिया और मियां कादिर बख्श का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जनरल कोर्ट ने तोपखाने को ऑर्गेनाइज जरूर किया था, लेकिन लहना सिंह जैसे काबिल इंजीनियर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तोपों की रिवर्स इंजीनियरिंग करी। उन्होंने 9 पाउंडर और 12 पाउंडर पीतल की शानदार तोपें ढालने का कमाल किया। इन कारीगरों ने टेक्नोलॉजी को और एडवांस करते हुए ऐसी तोपें बनाई कि सिख तोपखाने के गोले 1200 गज की दूरी तक एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। फिर भारत के अलग अलग उबड़ खाबड़ रास्तों और मैदानों के हिसाब से तोपखानों को जानवरों की ताकत के आधार पर बांटा गया। फॉर एग्जाम्पल, हाथियों द्वारा खींचे जाने वाली भारी तोपें जिसको तोपखानाएं पीली कहते थे, ऊंटों वाली तोपें थी जिसको तोपखानाएं शुतरी कहते थे, घोड़ों वाली तेज और हल्की तोपें थी जिसे तोपखानाएं अस्पी कहते थे, और बैलों द्वारा खींचे जाने वाली तोपें भी होती थी। रसद और तोपों को इधर उधर ले जाने की ये इतनी तगड़ी व्यवस्था थी जिसे देखकर अंग्रेज ऑफिसर भी हैरान रह गए थे। अब ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक मशीन थी। डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और जज्बे का कॉम्बिनेशन थी। फौज एक खास जिसकी पहचान ही अलग थी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक रिस्क भी था। भारत के इतिहास में ऐसे कई किस्से थे जहां विदेशी भाड़े के सैनिकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था या पीठ में छुरा घोंपा था। इस सिचुएशन से बचने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने एक अलग स्ट्रेटेजी लगाई। उन्होंने इन जनरलों को ताकत तो जरूर दी, लेकिन उन्हें कभी हावी नहीं होने दिया। सभी यूरोपियन ऑफिसर्स को एक सख्त कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होता था। उन्हें कसम खानी होती थी कि वो हमेशा सिख स्टेट के लिए लॉयल रहेंगे और अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपने ही देश की यूरोपियन ताकतों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। इन फिरंगियों को अपनी दाढ़ी बढ़ानी पड़ती थी, पगड़ी पहनना जरूरी था और गौ मांस खाने या तंबाकू पीने पर पूरी तरह से बैन था। उन्हें लोकल सोसाइटी से जोड़ने के लिए भी मोटिवेट किया जाता था। कई ऑफिसर्स ने तो यहाँ शादियां भी की, जैसे जनरल अलार्ड ने बन्नू पान देई से शादी की। लेकिन सबके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि महाराजा इन्हें हमेशा के लिए पंजाब की मिट्टी से बांध चुके थे। सच तो ये है कि पक्के प्रोफेशनल भाड़े के सैनिक थे ये लोग। इनका असली रंग महाराजा की मौत के बाद देखने को मिला। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, फौज खास सिर्फ एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि इनका अपना एक अलग खौफ और पहचान थी। इस स्पेशल ब्रिगेड के झंडे में फ्रांसीसी तिरंगे के साथ साथ नेपोलियन का ईगल भी शान से लगा होता था। इसको खालसा के वाहे गुरु के नारों के साथ ब्लेंड किया गया था। घुड़सवारों की वर्दी फ्रेंच सेना की पक्की कॉपी थी। लांसर्स के लिए ग्रे जैकेट और रेगुलर घुड़सवारों के लिए लाल जैकेट थी। इन सभी अचीवमेंट्स की एक डार्क साइड भी थी। इतनी बड़ी और मॉडर्न आर्मी को चलाने के लिए एक गहरा इकोनॉमिकल क्राइसिस हमेशा मुंह बाय खड़ा रहता था। जब मिसल्स होती थी तब सेना का खर्च जागीरदारी सिस्टम से चलता था, लेकिन इस नई और मॉडर्न फौज खास को हर महीने अच्छी खासी सैलरी कैश में देनी पड़ती थी। यह एक ऐसा महंगा सिस्टम था जिसने धीरे धीरे सिख खजाने पर बहुत बड़ा बोझ डाला। हजारों सैनिकों वाली इस फौज का खर्च उठाना पंजाब के खजाने को कमजोर कर रहा था। इससे निपटने के लिए टैक्स वसूलने के तरीकों में बदलाव किए गए और जब्ती जैसे नए सिस्टम शुरू किए गए।
यहाँ पर जमीन के साइज और फसल के हिसाब से सख्ती के साथ कैश टैक्स वसूला जाता था। लेकिन फिर भी पंजाब की इकोनॉमी खेती किसानी पर ज्यादा डिपेंडेंट थी, इसलिए ऐसी इकोनॉमी के लिए यूरोप वाले मॉडल की सेना संभालना मुश्किल होता जा रहा था। ये सिख एम्पायर की एक ऐसी कमजोर कड़ी बनती जा रही थी जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में इग्नोर कर दिया जाता है। पैसे की कमी से सैनिकों की सैलरी अक्सर 10-10 महीने या एक साल तक लटक जाती थी। इस भयंकर आर्थिक तंगी के चलते कई बार इन एलीट टुकड़ियों में भी बगावत, हड़ताल और दल बदल की नौबत आ जाती थी। इन तमाम अंदरूनी दिक्कतों के बावजूद जब सिखों की यह मॉडर्न आर्मी मैदान जंग में उतरती थी तो उनका कोई तोड़ नहीं था। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि पश्चिमी सरहदों की जिम्मेदारी सिर्फ फौजे खास पर नहीं थी, बल्कि सिख सेना के सबसे महान और निडर देसी कमांडर जनरल हरि सिंह नलवा पर भी थी। हरि सिंह नलवा की इन विदेशी जनरलों से कभी बनती नहीं थी। सिख साम्राज्य को अफगान सरहदों की तरफ फैलाने का सबसे कड़ा इम्तिहान 30 अप्रैल 1837 को हुआ जमरूद की लड़ाई में। सिख सेना ने पेशावर घाटी पर अपना पक्का कब्जा जमा लिया था, जो कभी अफगान बरकजई खानदान का मजबूत गढ़ होता था। इस बॉर्डर को एकदम सेफ करने के लिए हरि सिंह नलवा ने खैबर पास के बिल्कुल मुहाने पर जमरूद के किले पर कंट्रोल कर लिया। खैबर पास वही ऐतिहासिक रास्ता था दोस्तों, जहां से सदियों से भारत पर विदेशी लुटेरों के हमले होते थे। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान को लगा कि सिखों का यह नया फॉरवर्ड बेस सीधे काबुल पर हमले की तैयारी में है। बौखलाहट में उसने जंग का ऐलान कर दिया। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह और उनकी एलीट फौज खास लाहौर में एक शाही शादी में बिजी थी। अफगानों की एक बहुत बड़ी और खूंखार सेना ने जमरूद के किले को चारों तरफ से घेर लिया, जहां सिखों के सिर्फ 600 से 800 सैनिक ही डटे हुए थे। हरि सिंह नलवा एक छोटी सी बैकअप फोर्स लेकर पेशावर से जमरूद की तरफ दौड़े। वहां एक बेहद खौफनाक जंग हुई। इस लड़ाई में हरि सिंह नलवा बुरी तरह से घायल हुए और बाद में शहीद हो गए। लेकिन नलवा की सेना के कड़े डिसिप्लिन और उनके तोप खाने की लगातार फायरिंग ने अफगान घुड़सवारों के भारी हमलों के परखच्चे उड़ा दिए। जब तक लाहौर से फौजें खास बैकअप के लिए जमरूद पहुंची, तब तक नलवा के सैनिकों ने अफगानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अफगान लड़ाके ना तो जमरूद के किले को तोड़ पाए और ना ही पेशावर को वापस छीन पाए। जमरूद की इस खूनी लड़ाई का पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल नतीजा सच में हिस्टोरिकल था। इसने वेस्टर्न बॉर्डर पर सिखों का दबदबा एकदम सॉलिड कर दिया, खैबर पास पर उनका कंट्रोल पक्का कर दिया और नॉर्थ वेस्ट से आने वाले पुराने घुसपैठियों के रास्ते पर एक ऐसा ब्रेक लगाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर फौजे खास का काम सिर्फ मैदान जंग में लड़ना नहीं रह गया। ये एक जियोपॉलिटिकल डिटरेंट यानी एक खौफनाक ढाल की तरह काम भी कर रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मराठों और मैसूर जैसी पुरानी और तगड़ी सेनाओं को धूल चटा चुकी थी, इस फ्रांसीसी ट्रेनिंग वाली सिख सेना की क्षमता को देखकर अंदर से हिली हुई थी। सिखों की इस ताकत का खौफ ही था कि अंग्रेजों को सतलुज की सरहद पर अपनी बहुत बड़ी और भारी भरकम फौज 24 घंटे तैनात रखनी पड़ती थी। ये द ग्रेट गेम का दौर था, यानी सेंट्रल एशिया पर कब्जे के लिए अंग्रेजों और रशियन एम्पायर के बीच डिप्लोमेटिक शतरंज थी। ऐसे में इस मॉडर्न सिख सेना की मौजूदगी ने पंजाब को एक ऐसा मजबूत बफर स्टेट बनाया जिसे पार करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ दोस्तों एक बड़ा कैच है जो हिस्ट्री में अक्सर छिप जाता है। अंग्रेज ऑफिसर्स ऊपर से जरूर दिखाते थे कि रंजीत सिंह की मजबूत सेनाएं उन्हें रूसियों और अफगानों के कहर से बचा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस ताकतवर सिख फौज से भी बुरी तरह घबराए हुए थे। अंग्रेज पंजाब को सिर्फ एक सुरक्षा की ढाल नहीं बल्कि अपना अगला शिकार मानते थे। सतलुज नदी के पास अंग्रेजों का अपनी फौज को बढ़ाना सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं था, वो फिरोजपुर में नई मिलिट्री छावनी बनाकर अपने खुफिया जासूस भेजकर पंजाब पर कब्जे की तैयारी कर रहे थे। वो बस इंतजार कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह की मौत का और इस खौफनाक फौजे खास के कमजोर पड़ने का। महाराजा ने भी यूरोप की तर्ज पर बहादुरी के लिए कौकब-ए-इकबाल मेडल शुरू किया, जिसने पुरानी जागीरदारी सिस्टम को और कमजोर किया। अब सैनिक अपने किसी खास सरदार की बजाय सीधे महाराजा और सिख एम्पायर के लिए वफादारी से अपनी जान दांव पर लगाने लगे थे। लेकिन दोस्तों 1839 में जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ, ये इतना शानदार मिलिट्री और पॉलिटिकल ढांचा ताश के पत्तों की तरह चरमराने लगा। महाराजा जैसी दूरदर्शी और सबको एक साथ बांध कर रखने वाली ताकत के बिना लाहौर दरबार आपसी कलह, राजनीतिक हत्याओं और गंदी साजिशों का अड्डा बन गया। जब सत्ता की कुर्सी ही आपस में लड़ने लगी तो आर्मी का इंटरनल डिसिप्लिन भी बुरी तरह बिगड़ने लगा। इस मारकाट के माहौल में अपनी जान का सीधा खतरा भांपकर लगभग सारे यूरोपियन ऑफिसर्स अपना इस्तीफा देकर पंजाब से खिसक गए। कर्नल फ्रैंकोइस हेनरी मॉर्टन जैसे कुछ गिने चुने विदेशी ऑफिसर थे जो आखिरी दम तक वहां टिके रहे।
लीडरशिप के इतने भयानक क्राइसिस के बावजूद फौज खास और फौज आइन की सालों की ट्रेनिंग और उनके खून में बसी इंस्टीट्यूशनल ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। जब 1845-46 में पहला एंग्लो सिख वॉर और 1848-49 में दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ तो इस सेना को बिना किसी मजबूत सेंट्रल लीडरशिप के खुद अपने ही दम पर लड़ना पड़ा। फिरोज शाह, अलीवाल, चिलियावाला जैसी हिस्टोरिकल लड़ाइयों में इस मॉडर्न सिख सेना ने अंग्रेजों को लगभग बराबर की और भयानक टक्कर दी। उन्होंने अपने अचूक तोपखाने और कड़े डिसिप्लिन वाले इन्फेंट्री स्क्वायर्स का इस्तेमाल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का बुरा हाल किया। लड़ाई के बाद कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी पर्सनल डायरीज में यह साफ कबूल किया कि सिख सेना ने उन्हें बिल्कुल हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन इतिहास हमेशा सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि बंद कमरों में रची गई साजिशों से भी तय होता है। पहले एंग्लो सिख वॉर में लाहौर दरबार के कुछ स्वार्थी नेताओं, खासकर तेज सिंह और लाल सिंह जैसे कमांडर्स ने अंग्रेजों के साथ छिपकर हाथ मिलाया और अपनी ही सेना की पीठ में छुरा घोंपा। हालांकि दूसरी जंग तक ये गद्दारी वाला खेल खत्म हो चुका था और सिखों ने पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। लेकिन पहले युद्ध में इन गद्दारों के फैसलों और राजनीतिक खींचतान ने सिख आर्मी को अंदर से बहुत खोखला कर दिया। इतना खोखला कि रणभूमि में शेर की तरह लड़ने के बावजूद इन्हें स्ट्रेटेजिक तौर पर हार का मुंह देखना पड़ा। आखिरकार 21 फरवरी 1849 को हुई उस निर्णायक लड़ाई में, जिसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को हराकर सिख एम्पायर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। महाराजा रंजीत सिंह का वो सपना, जिसे उन्होंने दशकों तक की मेहनत और अपनी गजब की डिप्लोमेसी से सींचा था, वो बुरी तरह से बिखर गया। और इसी के साथ एशिया की सबसे ताकतवर और खौफनाक फौज खास को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। लेकिन इस खूंखार सेना का असर इसके खत्म होने के बाद भी सदियों तक महसूस किया जाता रहा। एंग्लो सिख वॉर्स में सिखों की ये मारक क्षमता देखकर ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठान मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से हिल चुका था। पंजाब पर कब्जा करने के फौरन बाद अंग्रेजों ने बहुत ही शातिर नई चाल चली। उन्होंने खालसा सेना के इन पुराने सैनिकों और अधिकारियों को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में ही भारी तादाद में भर्ती शुरू की। एंग्लो सिख वॉर्स के इस डरावने एक्सपीरियंस ने ही आगे चलकर अंग्रेजों की मार्शल रेस वाली सोच को पैदा किया। इस थ्योरी के तहत अंग्रेजों ने यह मानना शुरू किया कि सिख, गोरखा और पंजाबी मुसलमान पैदाइशी लड़ाके होते हैं और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उन्हें सबसे ज्यादा तरजीह और रुतबा दिया जाने लगा। दोस्तों, ये इतिहास की बहुत ही अजीब विडंबना थी कि अलार्ड और वेंचुरा की यूरोपियन ड्रिल में ढले हुए जिन सिख सैनिकों ने अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाए थे, ठीक वही सैनिक बाद में 1857 के विद्रोह से लेकर पहले वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर तक ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़े और सबसे अहम हथियार साबित हुए। इस तरह दोस्तों, सिख सेना ने एक पूरी ट्रेजेक्ट्री देखी जिसमें सिख एम्पायर के लिए लड़ने से लेकर सिखों के साथ भारत के लिए लड़ाई तक का सीन देखने को मिला। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी फौज खास की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।